लीजिए 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पिवट पॉइंट, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था वो क्या होता है बेटा। पिवट पॉइंट एक बहुत बड़ी चीज़ का नाम है जो अमेरिका के एक अजायब घर में पड़ी हुई है, तो वो सिर्फ चंद लोगों को देखने की इजाज़त है। तो कोशिश करें कि कभी आप बड़े डॉक्टर बने, MBBS करने के बाद अमेरिका जाएं, वहाँ से भी आप स्पेशलाइजेशन करें तो पिवट आपको देखने का मौका मिलेगा। बेटे पिवट पॉइंट क्या होता है? जिसके अराउंड बॉडी रोटेट करती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है पिवट पॉइंट। सो दिस इज पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट से डिस्टेंस जो होता है दैट इज मोमेंट आर्म। तो दिस इज 50। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, इसके लेफ्ट साइड पे एंटी और राइट साइड पे क्लॉकवाइज। तो इधर एंटी क्लॉकवाइज है 5 और मल्टीप्लाई कर दे 50 के साथ। सवाल ये है, पोजीशन पूछी गई है, अभी मैं इसका जवाब देता हूं। अब क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा? ये 10 न्यूटन वाली फोर्स क्लॉकवाइज लगा रही है, ठीक है। 10 इंटू एक्स, वी डोंट नो व्हाट इज दिस, कि ये कितनी पोजीशन है, कहां पर लग रहा है, अंदाजे मत लगाना, ठीक है ना। अच्छा, तो 0 0 से कैंसिल हुआ, 25, x इज इक्वल टू 25। 2014 में मैंने स्टूडेंट्स से ये कहा था कि बेटे शुक्र करें कि आपको जो क्वेश्चन आया है उसमें 25 ऑप्शन में नहीं था। नहीं तो जितने जज्बाती स्टूडेंट्स हैं ना, जितने इमोशनल हो जाते हैं, एकदम आंसर आया ना कैलकुलेशन में, वो 25 टिक कर दो, लेकिन 25 ऑप्शन में नहीं था, उनकी खुशकिस्मती थी। 25 तो पूछा ही नहीं हुआ था। 25 इस 50 में ऐड करो, x आया ना 25, सो पोजीशन इज 75, ये है 75 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो आंसर इज 75 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट जी, ये देखें ना कितना अच्छा लग रहा है। इस पे भी आप चेक कीजिए क्या हो रहा है। टॉर्क, ये भी इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। अगर इन दोनों में से मैं आपको ये कहता हूँ कि यार एक बंदे का वेट है अननोन, सपोज इसके वेट का आपको नहीं पता, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 इंटू 50 इज इक्वल टू 1 इंटू एफ। सपोज हमें नहीं पता तो कितना आ गया? 150, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो मैथ दिया हुआ है। बेटे मैथ को वेट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मैथ को वेट में कन्वर्ट करें तो 10 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि W इज इक्वल टू mg, तो G से मल्टीप्लाई। अगर इधर भी G से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड पे भी G से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो दोनों तरफ कट जाएगा। टॉर्क इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स में आपने यूनिट्स को भी चेंज नहीं करना। सेंटीमीटर में है लेंथ तो सेंटीमीटर में रहने दीजिएगा, मीटर में है तो मीटर में रहने दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में आप ज़रा गौर से देखिए कि फोर्स तिरछी लग रही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस मोमेंट आर्म को प्रोसीड करना है आगे, और उसके बाद हमने फोर्स के कंपोनेंट्स बनाने हैं। फोर्स के कंपोनेंट बना लीजिए, ये भी एंगल 30 है और ये कंपोनेंट बन गया एक, और ये एक बन गया। तो जो थीटा के सामने होता है उसको हम लिखेंगे 100 sin 30 और इसको लिखेंगे 100 cos 30। अब हमारे मतलब का कौन सा कंपोनेंट है? मोमेंट आर्म के ऊपर परपेंडिकुलर है 100 sin 30, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वजह है 100 sin 30, और इस तरफ तो फोर्स ये लग रही है 4 इंटू एफ। 4 से सॉरी इधर 4 है, ये सॉरी ये अकेली फोर्स लिखी है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना था। दिस इज फोर्स एंड दिस इज मोमेंट आर्म। 4 से कट गया, तो 100 sin 30 आजकल 1/2 होता है, सो आंसर इज 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर आप चेक कीजिए कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। एक बात याद रखनी है, अंडरस्टूड है ये कि यूनिफॉर्म रॉड का वेट कहाँ एक्ट करता है? एग्जैक्ट उसके मिडल पे, ठीक है। ये वेट है, हमें बताया नहीं गया, इसको आपने खुद से बनाना है कि वेट कहाँ लगता है, ये आपको मैंने बता दिया। अब इस पूरे की है 4 मीटर, तो इधर भी 2 मीटर हो गया और इधर भी 2 मीटर। तो फिर कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि ये 1 मीटर होगा और ये भी 1 मीटर है। तो एंटी क्लॉकवाइज 75 इंटू 1 इज इक्वल टू W इंटू 1। ऐसे सवाल मैंने आपसे पूछने हैं, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप मिस्टेक नहीं करेंगे इंशाल्लाह।
आपको ये समझ आ रही होगी। सिंपल सी बात है, ये मैंने क्यों यहाँ बनाया कि जब यूनिफॉर्म रॉड होता है तो उसका वेट अंडरस्टूड है मिडल पे एक्ट करता है। इसका टोटल लेंथ इसकी 4 मीटर है, तो बाकी ये बच की 2 मीटर, ये हमारे किसी काम की नहीं है ये वाली पूरी लेंथ। क्यों? क्योंकि फोर्स से मोमेंट आर्म कहाँ तक होता है? पिवट पॉइंट तक। तो ये वेट लग रहा है इसका और ये पिवट है, और पिवट के दरमियान का डिस्टेंस क्या है? मोमेंट आर्म। सो W इंटू 1 75 into 1, so your answer will be 75, आंसर इज डेल्टा। तो कितने मुश्किल सवाल हैं ये डायग्राम वाले, आप इनको एंजॉय करेंगे। अब हम बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की, दैट इज सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही बात होती है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है ना, जैसे हम यहाँ अर्थ पे मौजूद हैं तो यहाँ फील्ड यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट का नाम होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म फील्ड के लिए इक्वल होते हैं, ठीक है। इफ़ यू फील्ड इज यूनिफॉर्म, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर सेम पॉइंट्स, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इन सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स काजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास रिमोट फॉर एग्जांपल, तो मैं इसके यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है। तो ये विदाउट रोटेशन सीधा मूव कर रहा है। इसका मतलब जहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ तो ये रोटेशन में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम फोर्स लगाएं तो बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, बेटा स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट 1 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी जो है वो, जैसे मैं ये डायग्राम से मेंशन करता हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम ये है जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर आप बॉडी को टिल्ट करते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम से ये बॉडी में क्या चेंज आएगी? बॉडी अभी भी स्टेबल में ही है लेकिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर गया। सो दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम से पहले की अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें मिनिमम होती है और सेंटर ऑफ मास राइज करता है जब हम बॉडी को टिल्ट करते हैं। स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, आप इसको कितना मूव करें कि बॉडी स्टेबल में रहे, क्या आप इसको और टिल्ट करेंगे तो ये स्टेबल में रहेगी? नो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी पासिस थ्रू द बेस। जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस में से गुजरेगा, ये है बेस इसका, ये, तो जब तक ये बेस में से गुजरेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तब तक वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये बॉडी है और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन है। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो बॉडी वापस पहली पोजीशन पे नहीं आएगी। इसलिए ऑलरेडी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, टिल्ट करने से मिनिमम पे चले जाती, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी मिनिमम होती है लेकिन टिल्ट करने से बढ़ जाती है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज नहीं करता, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे रहता है और पोटेंशियल एनर्जी में इसकी चेंज नहीं आता, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम की मैंने बात की कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी पासिस थ्रू द बेस। अगर बेस में से निकल जाए तो बॉडी स्टेबल में नहीं रहती। इसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? कोई आपके जहन में कोई एग्जांपल आ रही है तो सोच लें, मैं आपको इसकी कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ। फार्मूला 1 रेसिंग कार्स का जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर रखा जाता है इसलिए वो स्टेबल होती हैं। इसी तरह वैगन आर गाड़ी है, आपने देखी होगी, या कैरी बॉक्स, उसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होता है, ठीक है।
उससे क्या होता है कि अगर उसको आप कोई टर्न लेते हैं सॉरी, तो उस टर्न पे उसके उलटने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होता है, और जैसे ही उसने टर्न लेना है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस में से निकल जाता है, इसलिए वो उल्ट जाती है। इस तरह लाहौर में जो है वो डबल डेकर बसेज हैं। डबल डेकर बस में ये कहा जाता है कि ऊपर वाले पोर्शन पे जो लोग हैं वो खड़े मत हों, क्योंकि वो अगर खड़े होंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई हो जाएगा और वो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी उससे। इसी तरह आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि अगर आपने कभी ट्रैवल किया हो कोई बसेस में और ट्रैवलिंग के दौरान आपको सीट नहीं मिली और आप खड़े हैं, और जिस रोड पे आप जा रहे हैं उसमें जंप भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बस भी वो है वड़ाइच त्यारा, चौधरी ट्रैवल, चीमा ट्रैवल, गुज्जर त्यारा, ठीक है, और वो बड़ी स्पीड से ट्रैवल चलाते हैं गाड़ी, और रोड भी अच्छा ना हो। तो बॉयज़ को तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। आप क्या करते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आपने किसी सपोर्ट का सहारा नहीं लेना, आप अपने हाथों को छोड़ दीजिए, तो क्या करेंगे आप? आपने स्टेबिलिटी भी गेन करनी है, तो क्या करते हैं आप? अपना कोशिश करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर करें। तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी लेग्स को अपार्ट कर लेते हैं, उनको दरमियान डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है कि बेस बढ़ जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस में से बाहर नहीं जाने पाता, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल ये भी है, डू यू नो, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, आपने ये करके देखना है, आप एक्सपीरियंस कीजिएगा। मेरी तरफ से आपको चैलेंज है, 50,000 रुपये का प्राइस अगर आप ये कर लें, ठीक है ना, ये करके दिखाओ ना कि आप अपनी राइट लेग को, राइट शोल्डर को दीवार के साथ लगाएं और लेफ़्ट पाँव को उठा के दिखाइए, ठीक है। अगर ऐसा आप कर लेंगे तो मेरी तरफ से 50,000 का चैलेंज है, ठीक है ना, ये ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। आप ये कर सकते हैं तो कीजिए। अब क्यों नहीं कर सकेंगे, मुझे पता है, ऐसे नहीं इतना बड़ा इनाम रख दिया। उसकी वजह ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये देखें, अगर आप स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड पास थ्रू द बेस। तो इसका बेस, ठीक है ना, इस आपी का बेस कितना है, ये, ठीक है, और जब ये लेग, ये पाँव ज़मीन पे था तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बेस में से पास कर रहा था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही इसने इस पाँव को उठाया, ठीक है, यानी चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तो क्या हुआ, ये पाँव उठने से बेस महदूद हो गया इतना, सिर्फ बेस, यानी बेस जो है वो सिर्फ इतना रह गया, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस में से बाहर चला गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस में से बाहर चला जाएगा तो खड़ा नहीं हुआ जा सकता। तो ये थे इक्विलिब्रियम की से रेलेवेंट क्वेश्चंस और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक हो गया। अब हम नए चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, यूनिट वही है अभी, लेकिन अब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।